नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। बड़े दिनों से ये प्रतीक्षित थी बात कि कब बिहार के नए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और दिल्ली कब आते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी जी की ये पहली दिल्ली यात्रा आज संपन्न हो गई है। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात भी हो गई है। उसके पहले उन्होंने केंद्रीय जो पूरा लुटियंस जोन है उसी में एक इलाका है जिसमें भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भी है। खबर है कि वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उनके अपने प्रदेश के ही हैं, नितिन नवीन साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो पटना में भी मिल सकते थे, लेकिन दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष से वो मिले और ये एक परंपरा भी है जिसका निर्वाह उन्होंने किया और वो आकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में मिले। अब मिलना जुलना तो होता ही रहता है, लेकिन ये मिलना मामूली मिलना नहीं है। जब सम्राट चौधरी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसके पहले भी वहां बहुत सारी मुलाकातें हुई और ललन सिंह से मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण कही जा रही है। ये जो मुलाकात है, ये मुलाकात बिहार के अगले 5 साल की दिशा तय कर देगी। ये मामूली मुलाकात नहीं है और इसीलिए सबकी निगाहें प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात पर टिकी हुई थी कि उनकी कब मुलाकात होती है। पहले ये खबर थी कि प्रधानमंत्री संभवतः उनके शपथ ग्रहण में पटना आएंगे, लेकिन जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, बड़ी सादगी से, इसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं की होगी। जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी सोचती होगी कि हमारी पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री होगा, तो जरूर वो ये सोचती होगी कि बहुत ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्ता का हस्तांतरण था। सत्ता में तो पहले से ही बीजेपी थी, जो अपने सहयोगी जेडीयू के साथ, लेकिन हस्तांतरण हुआ, स्मूथ हस्तांतरण हुआ। भव्य समारोह नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? नहीं तो क्या नीतीश बाबू इससे चिढ़ जाते? जो कुछ भी आकलन रहा हो, लेकिन भव्य समारोह नहीं हुआ। या कहें कि प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं था, गृह मंत्री के पास वक्त नहीं था। साहब, गृह मंत्री के पास तो इतना वक्त था कि जब नीतीश बाबू इस्तीफा दिए नहीं थे मुख्यमंत्री पद से और राज्यसभा के लिए वो नामित हुए थे, तो उनका जब पर्चा भरा जा रहा था, तो स्वयं गृह मंत्री वहां पहुंच गए थे और उनके उनके प्रेजेंस में नीतीश कुमार ने पर्चा भरा राज्यसभा का। अब नीतीश बाबू राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका शपथ भी हो चुका है, सब बताने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने क्यों कहा कि यह मुलाकात आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की और बिहार की दिशा तय करेगी। इसलिए क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी लेड सरकार अब फंक्शनल होने वाली है। अभी तक तो 3 ही लोगों ने शपथ लिया है। एक तो मुख्यमंत्री हैं, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और दोनों जेडीयू के हैं। इतना तो स्मूथ ट्रांजिशन हो गया और अभी 29 विभाग अकेले सम्राट चौधरी के पास है। बाकी में 9 विभाग विजेंद्र यादव के पास हैं और 11-12 विभाग विजय चौधरी के पास है। अब विभागों का बंटवारा होना है, मतलब कैबिनेट का विस्तार होना है या नया कैबिनेट गठन होना है। विस्तार ना कहें आप इसे, नया कैबिनेट गठन होना है, मतलब नई सरकार का नया कैबिनेट बनना है। उसमें जेडीयू के कितने मंत्री होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कितने मंत्री होंगे, ये फॉर्मूला बन के आया होगा जेडीयू के तरफ से और उसी फॉर्मूले को वो प्रधानमंत्री के पास लेके आए होंगे। अब जेडीयू ने अपने तरफ से लिस्ट या तो दे दिया है या फॉर्मूला बता दिया है कि हमारे पास कौन कौन से विभाग रहेंगे, नाम हम बाद में दे देंगे। या
उनके पास नाम आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना फॉर्मूला जेडीयू को बता दिया होगा या ये कहा होगा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें एक बार दिल्ली जाने दीजिए, प्रधानमंत्री का क्या आदेश होता है ये आप आने, उनका जो आदेश होगा ये हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर तब एनडीए की एक बृहद बैठक करके हम लोग तय कर लेंगे और उसमें फिर कैबिनेट के गठन की घोषणा कर देंगे। मतलब मंत्री पद किनको किनको क्या 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 मिलेगा इसकी हम घोषणा कर देंगे। मतलब पहली बात तो ये तय होगी कि जेडीयू कोटे में इतने मंत्री होंगे, बीजेपी कोटे में इतने मंत्री होंगे। जेडीयू कोटे को ये विभाग अलॉट है, बीजेपी को ये विभाग अलॉट है और उसके बाद ये जेडीयू अपना जो नाम देगा कि भाई इस व्यक्ति को ये कोटा दे दीजिए, इस व्यक्ति को ये कोटा दे दीजिए, या ऐसा भी हो सकता है कि जेडीयू अपना नाम दे दे और ये प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का होता है कि मुख्यमंत्री उसको कौन सा विभाग अलॉट करे। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि एक अलायंस बड़े पार्टनर हैं, जेडीयू बीजेपी से थोड़ी ही छोटी है, तो जेडीयू वाले ये भी कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को अमुक मंत्रालय दीजिए, इस व्यक्ति को यह मंत्रालय दीजिए, मेरी ये चाहत है, ऐसा भी जेडीयू कह सकती है। या जेडीयू ये कह सकती है कि मैंने 14 नाम है, अगर हमारे तरफ से 15 नाम है, 20 नाम है, मैंने ये नाम दे दिया आपको, अब ये मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किसे कौन सा मंत्रालय अलॉट करते हैं, ये भी हो सकता है। तो विभिन्न फॉर्मेटेशन कॉम्बिनेशन पर बातचीत पटना में हो गई है, ललन जी के साथ हो गई है। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार की मुलाकात सम्राट चौधरी से हो गई, माननीय मुख्यमंत्री से हो गई। अब यह मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि कौन सा विभाग किसको अलॉट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर सम्राट चौधरी के पास इतनी आजादी है कि वो खुद से कैबिनेट का निर्धारण करेंगे, अगर ये बात है तो भी दिख जाएगा। प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता नहीं है। एक तो जेडीयू किस विभाग को अपने पास रखना चाहती है, उनके तरफ से जोर आजमाइश किस किस विभाग को लेकर के होती है, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गृह मंत्रालय जो अभी सम्राट चौधरी के पास है, सम्राट चौधरी क्या गृह मंत्री शेयर करेंगे, यह अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। क्या जेडीयू इसके लिए अपना अंगद पांव जमाएगा? क्योंकि याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार ने, आज तक नीतीश कुमार जी का अभी तक का रिकॉर्ड था, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने कभी गृह मंत्रालय शेयर नहीं किया, चाहे वो आरजेडी के साथ गए हों चाहे बीजेपी के साथ गए हों, उन्होंने गृह मंत्रालय शेयर कभी नहीं किया। लेकिन इस बार दूसरे टर्म में, इस बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2025 में, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की, तो इस बार नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय बीजेपी के साथ शेयर किया। क्या नीतीश बाबू ये कहेंगे कि ठीक है आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप गृह मंत्रालय मुझे दे दीजिए? ये अभी तक रहस्य बना हुआ है बिहार, सबसे बड़ा रहस्य है और यही बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता है। जहां नीतीश कुमार ने कन्विंस कर लिया है सम्राट चौधरी को कि आप मुख्यमंत्री हो जाइए, लेकिन ये गृह मंत्रालय हमें दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी यही कन्विंस करने की कोशिश करेगी जेडीयू को कि भाई ये तो गृह मंत्रालय ही तो सब कुछ था, जिसकी वजह से हमने कहा कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी अभी मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो अस्वस्थ हैं और गृह मंत्रालय को ठीक से वो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ा इशू हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की खबरें आ रही हैं, इस तरह से सरकार की छवि बिगड़ रही है, तो वो ये चला नहीं पा रहे हैं। बाबू चला रहे हैं, बाबू के ऊपर डंडा चलाने वाला कोई है नहीं। ऐसी परिस्थिति में आप शेयर कीजिए हमारे साथ होम मिनिस्ट्री को, तो उन्होंने होम मिनिस्ट्री शेयर कर दिया। लेकिन अगर नीतीश कुमार स्वस्थ हैं और नीतीश कुमार ने यह दांव चल दिया कि नहीं होम मिनिस्ट्री हमें चाहिए, जेडीयू को चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी की अग्नि परीक्षा अभी होनी है। फॉर्मूला वही होगा, 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के पास था, 2 डिप्टी सीएम जेडीयू ने ले लिया। स्पीकर पर अभी बात पूरी तरह से बननी है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम वाला मामला ठीक उसी तरीके से पलट गया है।
तो अगर यही चीज पलट जाना है तो गृह मंत्रालय भी पलट जाना है, तो गृह मंत्रालय भी जेडीयू के पास आना है। लेकिन गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी देगी, मुझे शक है। बाकी हर बात हो सकता है कि जेडीयू की भारतीय जनता पार्टी मान ले। गृह मंत्रालय ही अगर जेडीयू के पास है तो फिर सत्ता परिवर्तन का भी कोई ज्यादा महत्व तो नहीं है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट और लोग कहते हैं कि भाई अंततः तो चीफ सेक्रेटरी ही बॉस है, अंततः तो मुख्यमंत्री ही बॉस है। चीफ सेक्रेटरी ही होम सेक्रेटरी को गाइड करता है, होम मिनिस्ट्री को गाइड करता है। फाइनल बॉस तो चीफ सेक्रेटरी है, फाइनल बॉस तो मुख्यमंत्री कार्यालय है, सीएमओ है। ये बात सही है, सीएमओ मुख्य बॉस है, लेकिन सीएमओ और चीफ सेक्रेटरी तक आते आते तो बहुत गंगा में पानी बहा दी जाती है। होम मिनिस्ट्री में ट्रांसफर, पोस्टिंग, हर बात में इंटरफेयर तो चीफ सेक्रेटरी जाके करेंगे नहीं, उनकी नजर होगी लेकिन विजिलेंट नजर होगी। लेकिन हर चीज में वो इंटरफेयर करेंगे ये कहना मुश्किल है। तो एक थाने से, और ऐसे स्टेट में थाना बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो कमाई का सबसे बड़ा साधन है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर कमाई का सबसे बड़ा साधन है, कलेक्ट्रेट कमाई का सबसे बड़ा साधन है। अब ऐसी परिस्थिति में यही साधन अगर निकल जाए, कमाई का सबसे बड़ा साधन का तात्पर्य है ये अब न्यू नॉर्मल हो चुका है। अब आप इसे सामान्य बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू नॉर्मल हो चुका है करप्शन। पॉलिटिकल पार्टियां भी ये मान चुकी हैं, छुप छुपा के होती हैं, खुलेआम होती नहीं हैं, लेकिन करप्शन को राजनीतिक पार्टियों ने एक प्रकार से नॉर्मल अमली जामा पहना दिया है। इसलिए मैं खुलेआम ये कह रहा हूं कि थाना से लेकर के, डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सेक्रेटेरिएट तक वही खुला खेल फर्रुखाबादी चलता है। अब इक्के दुक्के उसमें ईमानदार लोग हों तो वो अपवाद है, और अपवाद जो है वो एक्सेप्शन जो है वो रूल नहीं हो सकता है। रूल वहां क्या है? हर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा का चलना है, छुपा के चलना है या खुलेआम चलना है। कोई पकड़ा जाएगा वो अलग विषय है, लेकिन जो नहीं पकड़ा गया वो फिर ईमानदार है, जो पकड़ा गया वो चोर है। तो ये खुलेआम चलना है, ये हर जगह हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। कोई नई बात मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता भी इसके साथ जीना सीख चुकी है, वो इस रोग के साथ जीने के लिए तैयार हो चुकी है। तो जनता को भी कोई परेशानी नहीं है अनटिल अनलेस के साथ उसके साथ बड़ा अन्याय ना हो जाए। वरना थाना मिलना है, थाना में उगाही होनी है, पुलिस का शेयर जाना है, टॉप टू बॉटम जाना है, बॉटम टू टॉप जाना है, ये सबको पता है। इसमें कोई नई बात मैं नहीं कह रहा हूं। महाराष्ट्र में भी वही हालत है, आंध्र में भी वही हालत है, कर्नाटका में भी वही हालत है, दिल्ली में भी जनाब वही हालत है।